आज हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर 3। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से स्टडी किया होगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, बेसिक्स और कुछ एलिमेंट्स देखे थे और साथ में हमने प्रैक्टिकल किया था। होप वो प्रैक्टिकल आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हमने उस प्रैक्टिकल में ये देखा था कि बेसिक प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं अगर हमें एक मैसेज को प्रिंट कराना है। कुछ एलिमेंट्स देखे थे और कुछ एलिमेंट्स अभी हमें भी आगे प्रोग्रामिंग के लिए और देखने पड़ेंगे, तभी हम अच्छी सी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। फॉर अ बिगनर, फॉर इंटरमीडिएट लेवल कुछ आपको चीज़ें आती भी होंगी और कुछ इनमें से चीज़ें आपकी हेल्पफुल भी होंगी। चलिए आज का चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में सबसे पहले हम करेंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो चीज़ है जो फिक्स है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो हमने प्रोग्रामिंग में फिक्स रखी है उसको हम कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपने कोई एज कोई फिक्स रखनी है इज इक्वल्स टू 20, अमाउंट 5000, तो वो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी और वो फिक्स रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने कांस्टेंट्स को करना है तो आपने उनकी वैल्यू को किसी तरह से फिक्स कराना है, जो कि हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो हमने देखा कि कांस्टेंट 3 प्रकार के होंगे: न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, अब न्यूमेरिक तो समझ में आ गया नंबर, और कैरेक्टर समझ में आ गया अल्फाबेट। तो स्ट्रिंग is nothing but it is a collection of characters। आपको ये आज के बाद हमेशा याद रखना है। whenever we do the programming में हम string हमेशा collection of characters को बोलते हैं। अब collection of characters क्या चीज़ है? collection of characters होता है जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको बोला गया है कि किसी स्टूडेंट का नाम, तो आप उसको बोलेंगे string। अगर किसी स्टूडेंट का जेंडर बोला है 1 अल्फाबेट के लिए, जैसे मेल और फीमेल, ट्रू और फॉल्स, उनके लिए हम क्या लेते हैं जनरली 1 अल्फाबेट, जैसे T और F, M और F, isn't it? मेल फीमेल। सो उन चीज के लिए हम क्या लेंगे 1 सिंगल कैरेक्टर, isn't it? तो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि जो भी काम हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वो हमेशा मेमोरी को ध्यान में और स्पीड को ध्यान में रखा जाता है। सो अगर आपको सिंगल कैरेक्टर काम करवाना है तो वाई वी यूज स्ट्रिंग, और अगर आपको स्ट्रिंग का करवाना है तो हम कैरेक्टर यूज कर ही नहीं सकते, isn't it? सो इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे आज की प्रोग्रामिंग में, आगे प्रैक्टिकल्स में। चलिए आगे चलते हैं, और आगे कॉन्स्टेंट्स के बाद क्या आएगा? नेम इंडिकेट्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जिनको आगे जाके प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन में हम उनका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उन वेरिएबल्स को हमें स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है, उनको डेटा टाइप्स देनी पड़ती हैं, जैसे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। उनकी वैल्यूज को हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, isn't it? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है? स्पेसिफाई करना है डेटा टाइप्स के साथ में। अगर आप वेरिएबल्स को और ज़्यादा ब्रीफली देखना चाहते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि अगर कल को मैंने प्रोग्रामिंग करनी है, और आज जैसे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें अगर मैंने प्रोग्रामिंग करनी है तो वेरिएबल्स का यूजेज कैसे होगा? तो उस वेरिएबल का यूजेज करने के लिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। आप याद कीजिए हमने चैप्टर 1 में डेटा टाइप्स पढ़े थे, वो एक टेबल आपको बना के दिखाया था। वो टेबल मैंने आपको कहा था कि वो पूरा आपको याद रखना है। तो डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, फिर वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के आप कोई भी एक ऐसा नाम रखिए जो कीवर्ड नहीं होगा। याद करिए चैप्टर 1 में हमने कीवर्ड्स भी पढ़े थे। सो अब इंट बताइएगा मुझे कमेंट में, इंट क्या चीज है? क्या ये वेरिएबल है? क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कीवर्ड है? आपने बताना है, राइट? तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात तो हमने कर ली। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास आ जाएगा
उसको पढ़ने से पहले हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि अगर आपके माइंड में अभी थ्योरेटिकल कन्फ्यूजन हो कि वाकई में हम प्रैक्टिकल में आगे जाके डेटा वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये सामने मैंने आपको स्क्रीन पे लैब प्रैक्टिकल का सामने एक स्नैपशॉट दिखा रही हूँ, जिसमें आपका डेटा टाइप है और उसका वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, फिर डेटा टाइप है और फिर वेरिएबल का नाम दिया है, और फिर डेटा टाइप है, फिर वेरिएबल। तो ये 3 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं और 3 अलग अलग टाइप के डेटा वेरिएबल्स हैं। इनका यूजेज कैसे और ज़्यादा हमने करना है, किस लिए करना है, वो हमने आगे कंटिन्यूएशन में जब हम आगे थ्योरी कंप्लीट करके प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम ये देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। एक्सप्रेशंस तो हम सबको इंग्लिश वर्ड पता ही है, बट इन प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन हम उनको बोलते हैं जहां ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का होता है। फंक्शंस तो चलिए अभी आपके लिए बहुत आगे की बात है, पर ऑपरेटर्स तो आप समझते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स, कांस्टेंट की बात हम कर चुके, वेरिएबल्स की बात अभी हमने करी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक्सप्रेशंस जो अभी हमने सीखे, इनको एक्चुअल जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रोग्रामिंग में तो ये हमें कैसे दिखेंगे, तो कुछ इस तरह से x प्लस वाई, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए ग्रेटर देन बी, इन सबको हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। मैंने यही कहा था, जहाँ ऑपरेटर्स का यूज़ होगा, वेरिएबल्स का यूज़ होगा, इजंट इट, उनको हम कहेंगे एक्सप्रेशंस। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कब कहते हैं, जब स्टेटमेंट्स हम जनरली प्रोग्रामिंग में की बात करें तो स्टेटमेंट जब हम सेमीकोलन लगा देंगे, यानी कि एक्सप्रेशन के एंड में जब सेमीकोलन आ जाएगा तो हम उनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। मगर कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट तो वो हो गई जिनके एंड में हमने सेमीकोलन लगा दिया, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट होगी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स का, कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होगी, इटरेटिव स्टेटमेंट्स होगी, जंप स्टेटमेंट्स हो गई, लेबल स्टेटमेंट्स हो गई। अब जैसे आप कहीं फॉर लूप देखेंगे या इफ एल्स कहीं देखेंगे, जो इंटरमीडिएट लेवल की इस टाइम प्रोग्रामिंग देख रहे होंगे वो तो समझ सकते हैं इफ एल्स क्या है, और जो बिगनर है उनको तो आगे जाके हम सिखाने ही वाले हैं। तो जब भी आप फॉर, इफ एल्स, स्विच कहीं देखते हैं, उनको हम बोलते तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, मगर वो स्टेटमेंट्स में आते हैं। और कौन सी टाइप के स्टेटमेंट में आते हैं इफ एल्स? सिलेक्शन स्टेटमेंट में। और अगर फॉर वाइल, डू वाइल की बात करें तो वो कौन स्टेटमेंट आएंगे? इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इजंट इट। तो अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो अब देखिए ज़रा, प्रैक्टिकल लैब से हमने स्नैपशॉट जब लिया तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक स्टेटमेंट को हमने कैसे यूज़ किया हुआ है। ये देखिए आगे अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन स्टेटमेंट की बात की हमने, और ये हमारे पास आ गया जो आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसको हमने थोड़ा प्रैक्टिकल में दिखाया कि भाई सिलेक्शन स्टेटमेंट को हमने कैसे यूज़ करना है। तो हमने इसको प्रैक्टिकल में देखना है कि कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है। लेकिन थोड़ा आपको जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो सारा हवा में जाता है। आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे तो प्रैक्टिकली आप उसी टाइम कर लेते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे होते हैं तो सारा थ्योरेटिकल दिमाग में सिर्फ घूमने लगता है, अगर हम साथ में ही प्रैक्टिकल उसको नहीं ले पाते हैं, इजंट इट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जिनमें वही एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन एंड में हमने क्या लगा दिया? सेमीकोलन। आपको हमेशा याद रखना है कि इन स्टेटमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूजेज होता है प्रोग्रामिंग में, इजंट इट। फिर प्रोग्रामिंग में बाकी स्टेटमेंट्स तो यूज़ होंगी, लेकिन ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। यहाँ पे लैब प्रैक्टिकल में हमने आपको दिखाया कि ये कैसे यूज़ होंगी। देखिए ज़रा सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 9, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, इजंट इट। तो इस तरह से ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ C हमने कवर कर लिए। अब हम प्रैक्टिकल लैब आराम से अच्छी तरह से कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज आ चुका है, हमें किसी भी बात की कन्फ्यूजन नहीं है, रूल्स हम पढ़ चुके हैं और सब हमारे को क्लियर हो गया है। इन केस किसी को कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी
एलिमेंट समझने में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। अब जो सामने आपको कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो कमेंट्स नहीं है जो आप हमारी यूट्यूब के नीचे कमेंट्स डालते हैं। ये हम कमेंट्स C++ या C प्रोग्रामिंग में उससे रिलेटेड कमेंट्स हैं। C प्रोग्रामिंग में जब हमें किसी चीज़ को ये बताना है, चाहे सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइंस में, उसकी रीडेबिलिटी बतानी है कि भाई ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हम उसके लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। और वो कमेंट्स को डिक्लेरेशन, ये जो सामने आप देख रहे हैं, स्लैश एंड स्टार, देन स्टार एंड स्लैश, यानी कि स्टार्टिंग आप करेंगे स्लैश से, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश है, इसको बैकवर्ड स्लैश नहीं बोलेंगे। अगर आप चैप्टर 1 को वापस रिवाइज करें तो देखें, वहाँ ये मैंने आपको करवाया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, स्टार, और जो भी इसके अंदर आप टाइप करने वाले हैं उसके एंड में स्टार एंड स्लैश, जिससे आप जो भी लाइन आपने लिखी होगी वो इंडिकेट करेगी कि आपने ये क्या लिखा हुआ है। अब ये बोलेंगे कि किसके लिए यूज होता है। फ्यूचर में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं और आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और आप अपने कस्टमर को देते हैं, अब कस्टमर एंड में तो वो जो लेने वाला है वो इतना टेक्निकल नहीं है, तो उसे इन चीज़ों का कैसे पता चले कि वो चीज़ में क्या आप करना चाह रहे हैं। तो या अपनी रीडेबिलिटी के लिए आप उसको फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं कि ये वेरिएबल मैंने इसके लिए यूज़ किया या ये चीज़ मैंने इसके लिए यूज़ की है, तो वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में, स्पेशली C प्रोग्रामिंग में, हमें ये यूजेज मिली है कमेंट्स की। तो आप ज़रा प्रैक्टिकल लैब स्नैपशॉट से भी देख सकते हैं कि हमने कमेंट्स को कैसे यूज़ किया है। देखिए ज़रा, जैसे हमने इंट a लिखा है, उसके आगे स्लैश लिख दिया, स्टार डाल दिया, फॉर इंटीजर वेरिएबल लिख दिया। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर आपने ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश नहीं डाला होता तो ये प्रोग्रामिंग में एरर देता। हम ये प्रोग्रामिंग में अभी करने वाले हैं, सब कुछ आप खुद ही देखेंगे। लेकिन जो ही हम इसको स्लैश स्टार डाल देते हैं और स्टार स्लैश डाल देते हैं, ये अपने आप एक एक्सप्रेशन बन जाता है, एक आपके पास कमेंट बन जाता है, जिससे ये रीडेबिलिटी में नहीं आता। जस्ट आपको देखने के लिए कि भाई ये काम मैंने क्यों किया हुआ है, उसके लिए कुछ आइडिया। अगर जो बेसिक्स MS ऑफिस वगैरह कर चुके हों, उन्होंने उसमें भी कमेंट्स देखा होगा जो हमें यूज होता था रीडेबिलिटी के लिए। तो इन द सिमिलर मैनर दिस इज जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, भाई ये वाली लाइन हमने किस लिए की हुई है, इस लाइन का क्या यूजेज है। बाकी प्रोग्रामिंग में ये जब हम रन करते हैं तो ये कंपाइलर में डिटेक्ट नहीं होता है। इट इज जस्ट फॉर द यूजर और फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन से। होप आपको ये सारा का सारा जो भी हमने अभी तक थ्योरी पोर्शन करा वो सब समझ आ गया होगा, ताकि हम आगे अब चलते हैं प्रैक्टिकल। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स पे। आज का प्रैक्टिकल थोड़ा लेंथी होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स के, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने उतना नॉलेज गेन नहीं किया था जितना आज तक अब हमने कर चुके हैं। अब जितना भी हमने पढ़ा है वो सबको आज हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज़, हम जो ये यूज़ कर रहे हैं टर्बो C++ कंपाइलर, आज की डेट में आप देखेंगे विजुअल स्टूडियोज़ में भी लोग C या C++ को करते हैं। बट मैंने इसलिए ये प्रेफर किया है क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ टीचर, मैं ये मानती हूँ कि ये बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर किसी बच्चे ने अच्छे से कंप्यूटर का या C लैंग्वेज का नॉलेज लेना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द बेस्ट कंपाइलर। बिकॉज जो बाकी वाले स्टूडियोज़, कह लीजिए विजुअल स्टूडियो या VS कोड में जो आप कंपाइलिंग करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें से आधी से ज़्यादा प्रोग्रामिंग ऑलरेडी गिवन होती है। जैसे आप ओपनिंग ब्रेस लगाएंगे, क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस देंगे, क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा, कुछ कोडिंग अपने आप आ जाएगी। सो आप सीखेंगे नहीं उसमें। वो जो प्रोग्रामर्स जो स्टार्ट वहीं से करते हैं सीखना, तो उसमें से एज अ टीचर मुझे लगता है या एज अ लर्नर मुझे लगता है, क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो में भी करती हूँ प्रोग्रामिंग को, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 50% भी बच्चों को पूरी तरह से नहीं पता होता है कि प्रोग्रामिंग क्या है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें इनबिल्ट होती हैं और उनको वो रट्टाफिकेशन करके याद रखनी पड़ती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी बिगिनर है, इवन जो
इमीडिएट लेवल पे भी है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, उसको भी यही कंपाइलर पे स्टार्टिंग में वर्क करना चाहिए. देन यू कैन शिफ्ट योर प्रोग्राम्स टू, आप VS कोड पे भी कर सकते हैं या एनी अदर एडवांस कंपाइलर और एडिटर पे काम कर सकते हैं. बट द बेसिक इज दिस प्लेटफॉर्म. आई थिंक सो, इन माई टीचिंग एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको C और C++ लैंग्वेज को समझना है. बिकॉज कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एडवांस में कोई भी लैंग्वेज आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. चलिए हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं और हम फाइल में जाके न्यू करेंगे. आज हम सबसे पहला प्रोग्राम करने वाले हैं दो नंबर्स यानी कि दो इंटीजर्स का अगर हमें सम करवाना है तो कैसे करवाएं. तो सबसे पहले हेडर फाइल जो हमने लिखनी है, फिर उसके बाद आज हम एक और हेडर फाइल करेंगे जिसका नाम है conio.h. getch जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था यानी कि लास्ट चैप्टर में किया था, उसके लिए जैसे हमने दिखाया था कि हेडर फाइल बहुत ज़रूरी होती हैं इन फंक्शंस के लिए. सबसे पहले हमें दो इंटीजर्स चाहिए. तो हमने सीखा कि वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो हमें उन वेरिएबल्स का यूजेज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना है. तो हमने डिक्लेयर कर दिया. अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं और B में भी एक वैल्यू ले लेते हैं. अब दोनों का सम करने के लिए हम सम करेंगे, इज़न्ट इट. अभी हम एज इट इज़ करने वाले हैं. कुछ एरर्स लाना चाहेंगे क्योंकि एरर्स होंगे तो ही आप सीख पाएंगे. C = A + B. और अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं कि भाई मुझको ये वैल्यू जो है वो दिख जाए. उसके लिए आपको याद होगा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था. तो आपको जो भी टाइप का आपके पास जो ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, अब इसका इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, %d. कॉमा करके उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा जिसमें आपने वो वैल्यू डाली है. और एट द एंड आपको सम करना था और सेमीकोलन लगा दिया आपने. फिर आप getch करेंगे क्योंकि हमने स्क्रीन को कहीं पे हॉल्ट करवाना है. फिर हम करेंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद क्या करने वाले हैं, इसको रन करेंगे. कंट्रोल + F9 से भी कर सकते हैं और माउस की हेल्प से भी आप कंपाइल कर सकते हैं. कंपाइल करेंगे तो देखिए हमने कहा था कि एरर करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इससे आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी कि एवरी लाइन शुड हैव एट द एंड सेमीकोलन. तो मैंने सेमीकोलन लगाना है. और जो वेरिएबल आपने यूज़ करने हैं उनको आपने डिफाइन पहले करना है. देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल C. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट अ 1 सेकेंड, दिस इज फॉर एडिटर. इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं C, राइट. और अब हम इसको रन करेंगे. वापस से पहले कंपाइल करेंगे. ओके, हमने देखा एरर 0 है. वार्निंग वही हमने बोला था सजेशन लास्ट चैप्टर में क्यों वार्निंग होती है. आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वहाँ आपको क्लियर किया हुआ है कि वार्निंग क्या चीज़ होती है. तो आप रन करेंगे. अब कंपाइल करने के बाद आपने यहाँ पे कंपाइल तो कर दिया, इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी क्लिक कर दीजिए. अब रन में जाइए और रन कर दीजिए. तो आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे होएगा. आप एंटर करेंगे, 17 इज़ द आंसर. आपने देखा, आपने लिखा था 9 और 8. बीच में आपने ऑपरेटर लगाया, आपने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी बनाया, आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को असाइन भी कर दिया, आपने यहाँ पे एक किस्म का ये कांस्टेंट वेरिएबल भी ले लिया क्योंकि फिक्स वैल्यू रख दी हुई है, इज़न्ट इट. वेरिएबल्स का यूजेज हम आगे करेंगे. अभी फ़िलहाल हमने ये देखा कि सम ऑफ 2 नंबर्स. आपको याद होगा हमने कमेंट का भी सीखा था. तो आप मेन से पहले यहाँ पे स्लैश करिए, स्टार कर दीजिए और लिखिए दिस इज़ अ प्रोग्राम फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स. यू कैन से लाइक दिस. फिर स्टार डालिए. देखिए अगर आपने स्टार नहीं डाला तो आप ध्यान से देखिए वो पूरा कमेंट में चला जाएगा. इसलिए आपको स्टार करना है, वापस से स्लैश करना है. स्लैश करते ही आप देखेंगे अपने आप हमारा बाकी प्रोग्राम रीडेबल है. और ऊपर वाला जो कमेंट है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये प्रोग्राम हमने क्यों बनाया है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है.
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रन करिए, आप देखिए आपका प्रोग्राम एज इट इज़ रन करेगा जैसे था। अब पुराना वापस 2 बार आउटपुट दिखा रहा है, वो हमने लास्ट चैप्टर्स में स्टडी किया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताइए। हमें यहाँ पे CLR SCR क्लियर स्क्रीन देंगे, सेमीकोलन देंगे। हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। रन करेंगे और देखेंगे हमारे पास आउटपुट जो है वो एक ही आने वाला है, इज़न्ट इट? लेकिन अभी भी आउटपुट में थोड़ी सी कमी लग रही है कि 17 क्या है। 17 इन दोनों का सम है। तो हम मैसेज भी डालना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लगाया है उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे सम इज़। आप जितना सजाना चाहते हैं आप आगे सजा लीजिए, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जो भी करना है वो डबल कोट्स के अंदर ही करना है। अगर आपने कोई भी गलती की तो वो एरर देगा आपको। अभी देखिए रन करते हैं और रन करके देखते हैं तो हमने जैसा लिखा वैसा ये हमारे पास आ गया, इज़न्ट इट? ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन आवर सी प्रोग्रामिंग। इसमें हमने डेटा डिक्लेरेशन भी सीखा, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी देखी, हमने प्रिंटफ को भी देखा और हमने आउटपुट स्क्रीन भी देखा, इज़न्ट इट? नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे बाकी जो डेटा टाइप्स हैं हमारी उनसे रिलेटेड। जैसे हम एक इंट में एक नंबर ले लेते हैं, कैर में एक वेरिएबल c ले लेते हैं और फ्लोट में हम ले लेंगे m। फॉर एग्जांपल हमने n में स्टोर कर दी वैल्यू n, कैरेक्टर c है, इसमें जब भी आपको कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना है उसके लिए सिंगल कोट्स आपको डालना पड़ेगा विद द सेमीकोलन। उसके बाद m डाला आपने और इसमें हमने पॉइंट्स में वैल्यू लेनी है। अब बस प्रिंटिंग का काम करेंगे। प्रिंट, हमें मैसेज पता है कैसे प्रिंट करना है। हम लिखेंगे इंटीजर is, और the format specifier was %d, the value was n, क्लोज करिए सेमीकोलन। फिर अगेन प्रिंटफ करेंगे, अगेन हम मैसेज प्रिंट, वन सेकेंड, is %c कॉमा एंड यहाँ वेरिएबल क्या है, c है। ये मैं क्यों लगा रही हूँ, ये वाली चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये ऑलरेडी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, तो इनको आपको पता ही होगा। सो हम अब डेसिमल वैल्यू का डेसिमल वैल्यू लिखेंगे %f, अगर आपको याद हो, कॉमा करेंगे और m लिखेंगे। m लिखने के बाद सेमीकोलन करेंगे, गेट ch करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे बाय द रूल वैसे तो ये कंपाइलर हमारा ले लेगा, बट स्टिल हमें याद रखना है क्या लिखना है यहाँ पे, इंक्लूड stdio.h, देन हमें फिर इंक्लूड करना है conio.h। और अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे, फाइल में हम हमारी फाइल को सेव करेंगे और इसका नाम अब सपोज करिए g.c कर दिया फॉर द, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। चलिए आप देखते हैं आउटपुट कैसे क्या आता है इसका कंपाइल करके। कंपाइलिंग, वेरी गुड, नो एरर्स। वन वार्निंग मैंने पहले भी बोला है, ये क्यों है चैप्टर 1 में आप डिस्कस कर सकते हैं। रन करिए, नो एरर्स। सी, इंटीजर इज़ 9, करेक्टर इज़ दिस, डेसिमल इज़ दिस दिखा रहा है। 2 बार रन हुआ है क्योंकि 2 बार हमने रन किया है। लेकिन ध्यान से देखिए आप वहाँ पे कि वो एक साथ आया हुआ है। कहीं मैंने लिखा तो इसको लाइन बाय लाइन है, मगर वो एक ही लाइन में सारा आ रहा है। उसके लिए आपको याद रखना है, हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो हमें उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंसेस करने पड़ेंगे। /n, आप उसको वापस से चैप्टर 1 चैप्टर 2 को देखिएगा। /n फॉर द न्यू लाइन, तो हमें न्यू लाइन में स्पेसिफिकली इसको बताना पड़ेगा कि ये न्यू लाइन में जाए। तो अब जब हम वापस से इसको रन करेंगे तो अब हमारा प्रोग्राम, अगर आप ध्यान से देखें तो अब हमारा प्रोग्राम रनिंग में वैसा आ रहा है। अब फिर वही प्रॉब्लम है, क्या एक साथ आ रहा है, पुराना आउटपुट आ रहा है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्या देखा था, अगर आपको याद हो हम क्या लगाते थे, CLR SCR।
आप क्लियर स्क्रीन कर दीजिए, रन कर दीजिए अपने प्रोग्राम को, वापस से एंटर कर दीजिए। इस तरह से हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को आज देखा। आप भी इन प्रोग्राम्स को देख के खुद कुछ प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे ज़रूर बताइए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।